ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू। तो हिटलर जी को ब्लू आईज, गोरे गोरे गाल सब बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि खुद भी बड़े हैंडसम से थे, इतनी सी मूछें रखे हुए थे। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10, 11 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का ये लेक्चर है क्लास 9th वालों के लिए, उनका मोस्ट रिक्वेस्टेड हिस्ट्री का नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर। मैं रीमा घई, आपकी एसएसटी एजुकेटर, आपको पूरा वन शॉट में ये नाजिज्म चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी। इसी लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और थोड़े से एमसीक्यूज भी। तो लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है और मैं बीच बीच में सवाल पूछती रहूंगी, वो आपको कॉमेंट्स में ज़रूर आंसर करते रहने हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरू कर देते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर। लेकिन एक बार शुरू करने से पहले आपका डर दूर किए देती हूँ। आप लोगों को सोशलिज्म चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है हिस्ट्री का, लेकिन बच्चों ये नाजिज्म का जो चैप्टर है ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और एक स्टोरी लाइन की तरह है। अभी तो ये आपको इस चैनल पे मैं दूसरी बार करा रही हूँ, एक बार पहले भी कराया हुआ है कंप्लीट वन शॉट में, लेकिन इसके बाद मैं जल्द ही आपके लिए हर एक हिस्ट्री के चैप्टर की स्टोरी की फॉर्म में वीडियोस लाने वाली हूँ, जो एनिमेशन फॉर्म में होगी, जिसमें आपको पूरी चैप्टर की कहानी, मतलब कहानी के रूप में आपको मिल जाएगी। यहाँ हम कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी के बेसिस से करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, हाथ में एनसीईआरटी रखनी है, हाथ में एक पेंसिल रखनी है और मार्क करते हुए मेरे साथ साथ आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से, और कहानी है हेलमुट नाम के 11 साल के बच्चे की। तो बच्चों स्प्रिंग में 1945 की बात कर रहे हैं। अ लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुट, हेलमुट नाम का एक बच्चा बेड पे लेटा हुआ था। होता है ना, हम बच्चे लेट जाते हैं आराम से, लेकिन माँ बाप की बातें सुन रहा था। पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। हमने जो जो ज्यूस के साथ किया है वो हमारे पे आ जाएगा। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि मैं अकेला सुसाइड करूं या हम सबको ही मर जाना चाहिए। ये बातें करते हुए पापा मम्मी से जब बातें कर रहे थे, ये हेलमुट ने सुन ली, ये हेलमुट ने बातें सुन ली थी। तो साथ साथ पढ़ते हैं। Was lying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come for the entire family, or if she मतलब खुद ही सुसाइड कर ले या पूरा परिवार कर ले। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the allies will do to us what we did to the क्रिपल्ड एंड ज्यूज। जो जो हमने ज्यूज के साथ किया, जो जो हमने लोगों के साथ किया, वो अब हम पे आने वाला है। आप कहोगे मैम कौन ज्यूस? जैसे होता है ना कई मूवीज में आपको पहले ही क्लाइमेक्स दिखा देते हैं और बाद में पीछे की कहानी चलती है। जवान मूवी अभी अभी आई थी ना, वो मरा वो एकदम से पट्टियों वाला शाहरुख खान दिखता है और उसके बाद पुराना चले जाते हैं। तो सेम इस चैप्टर में है। अभी 1945 में, अभी हम पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे 1914 की। अच्छा, क्या होता है इसी कहानी में आगे, अगले दिन हेलमुट को उसके पापा अपने साथ घुमाने बाहर ऐसे ले जाते हैं वुड्स में, और वहाँ वो अपना प्यार से एक अच्छा सा समय बिताते हैं, जहाँ वो पुरानी गाने गाते हैं, बच्चों की पोएम्स गाते हैं। एंड बाद में हेलमुट के फादर की खबर आती है, अगले ही दिन वो अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार देते हैं, अपने आप की जान ले लेते हैं। एंड इसी के डर से हेलमुट ने घर पे 9 साल खाना भी नहीं खाया होता है कि कहीं उसकी मम्मी उसमें जहर मिला के ना दे दे। तो वो डरता था क्योंकि उन लोगों ने सुसाइड का सुन लिया था कि वो आपस में बात कर रहे थे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister, कहते हैं बाद में हिटलर ने भी बर्लिन में एक बंकर में खुद की जान ले ली थी, सभी पूरी फैमिली की जान ले ली थी। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to proscriptive। अभी ये सारा एंड का बताया हुआ है कि नाजीज्म एंड पे आया, नाजीज्म का आखिरी समय चल रहा था। एंड उस आखिरी समय में हिटलर जो थे उन्होंने अपनी जान ले ली, अपने परिवार की जान ले ली, एक बंकर में, एक छोटे से गुप्त बिलो द ग्राउंड लेवल एक एरिया होता है, उसमें अपनी जान ले ली। एंड वो मर गए। और ये कहानी 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक की बताई जा रही है कि जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, नाजिज्म सबके सामने आ गया था कि क्या असलियत थी नाजिज्म की, लेकिन हम नहीं जानते।
आप बच्चे नहीं जानते नाजिज्म क्या होता है, तो आइए देखते हैं कि नाजिज्म होता क्या है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने बहुत क्रूएलिटी फुलाई थी बच्चों, बहुत क्रूएलिटी फैलाई थी। एलाइज के बारे में बता देती हूँ। एलीट पावर्स वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। 1941 में उनमें यूएसएसआर और यूएसए भी आ गई थी, जिसने एक्सिस पावर, जिसमें जिग थे, जर्मन, इटली और जापान से लड़ाई लड़ी थी। अभी एलीज, एक्सिस और सेंट्रल तीनों के बारे में आप पढ़ने वाले हो। एक्सिस में तो आपके जर्मन, इटली और जापान आ गई है। नाउ सो व्हाट वर दीज एक्ट्स? किसकी छाव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी? ये जीनोसाइडल वॉर कैसे बन गई? जीनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। एनसीईआरटी की लाइंस है, एनसीईआरटी का कॉपी पेस्टेड, एनसीईआरटी हाथ में रखनी है। इसका मतलब लार्ज स्केल पे आप क्या कर रहे हो? लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडिंग, ये लास्ट में दोबारा आएगा, 6 मिलियन जूस मरे, 2 लाख जिप्सीज मरे, 1 मिलियन पॉलिश पीपल मरे, 70,000 जर्मन्स मरे जिनको मेंटली डिसेबल, फिजिकली डिसेबल माना जाता था। बेसिकली नाजिज्म एक बहुत ही रिप्रेसिव सप्रेसिव फिनोमिना था, जिसमें उनका मानना था कि जो फिट है वो सरवाइव करेगा, जो अनफिट है वो सरवाइव नहीं करेगा। दिस वॉज द मेन मोटिव। समझ रहे हैं आप? अब क्या है नाजिज्म, कहानी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यही सारा बताया हुआ है कि इतना कुछ नहीं था पहले। 1914 में वॉर शुरू हुई, जर्मनी उसमें था, स्ट्रॉन्ग था, बहुत मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग था। लेकिन सामने वाली पार्टी में जब यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो भी हार गया। आइए बताती हूँ मैं आपको, एक सेकंड। देखिए, 2 तरीके की पार्टीज थी, सेंट्रल और एलीट। ठीक है, सेंट्रल में आपके आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर। यहाँ एलाइड पावर में रशिया, रोमानिया, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस। तो कहा जाता है कि जर्मन एम्पायर जो था वो बहुत स्ट्रांग था। और आपको पता है, ये वर्ल्ड वॉर 1 जीत भी जाता, ये वर्ल्ड वॉर 1 सेंट्रल पावर्स जीत भी जाते। लेकिन एलाइड पावर्स में फ्रांस, इटली के साथ 1917 में यूएस ने एंट्री मार ली, अमेरिका ने एंट्री मार ली। और जब यूएस ने एंट्री मारी तो ये लोग स्ट्रांग हो गए और इनको हरा दिया। अब बच्चों, जब हरा दिया तो जर्मन के जो राजा थे वो एब्डिकेट हो गए, उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी कि भैया अब तो मैं वर्ल्ड वॉर में हार चुका हूं, अब मेरा यहाँ का काम। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, राजगद्दी त्याग दी। अब यार देश बिना किसी के थोड़ी चलेगा, ना राजा है ना कोई इंस्टीट्यूशन है। तो फिर एक वीमर नाम की जगह पे बनी वीमर रिपब्लिक, हारने के बाद बनी वीमर रिपब्लिक। तो जर्मनी फॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलोंगसाइड ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट एलाइज पावर। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स, शुरू में तो बहुत गेन हुए, फ्रांस को जीत गए, बेल्जियम को जीत गए। यूएस ने एलाई पावर को ज्वाइन कर लिया और जर्मनी को हरा दिया 1918 में। डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ एम्परर। एब्डिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि उनने अपनी राजगद्दी त्याग दी, छोड़ दी, एब्डिकेट हो गए। गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो भैया इससे एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी आ गई जर्मनी के पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने की जिससे रिपब्लिक हो। सो ये रहा आपका पूरा, इसका आपकी बुक से ही आया हुआ, जर्मनी आफ्टर द वर्सलीज ट्रेटी। नाउ व्हाट वाज ट्रेटी ऑफ वर्सलीज? तो पहले तो वीमर रिपब्लिक की बात करते हैं, फिर ट्रेटी पे आएंगे, क्योंकि ट्रेटी हारने के बाद की बात है। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमर टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या काम था? डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट रीचस्टैग। अब रीचस्टैग क्या है? जर्मनी का पार्लियामेंट। कुछ नया नहीं है, रीचस्टैग इज जर्मनी का पार्लियामेंट, जैसे उसमें ड्यूमा था। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ बनेगा, क्योंकि रिपब्लिक आ चुकी है तो डिवीजन ऑफ पावर्स भी होंगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि इक्वल वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे लोगों को। दिस रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स हारे थे, यानी कि ट्रेटी ऑफ वर्सलीज में
जो ये हारे थे, ये रहा ट्रेटी ऑफ वर्सली, जो इन्होंने हारा। देखो ट्रेटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, आप हारे, आपको कुछ चीजें सौंपनी पड़ेंगी, आप हारे हो ना, आपको उसका रिपार्शन भरना पड़ेगा। क्या रिपार्शन, द पीस ट्रेटी एट, हमें त्याग दो, हमें शांति दे दो, एलिस से बोला गया, अपने ह्यूमिलेटिंग नेचर से शांति दे दो, उसके बदले हम क्या क्या देने को तैयार हैं। जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज दे दी, 13% अपनी टेरिटरीज का दे दिया, 75% आयरन दे दिया, 26% कोल दे दिया। एलिड पावर जो थी वो डीमिलिटराइज हो गई जर्मनी में, यानी कि फ्रांस, इटली, यूएस, इन सब की थोड़ी थोड़ी मिलिट्रीज जर्मनी पे हावी हो गई। तो ये सारी चीजें उनको एज अ फाइन भरनी पड़ी, हारने का फाइन भरना पड़ा। द वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि आप हारे थे तो गिल्ट तो होगा। जर्मनी फोर्स टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन यूरोस, इतना पैसा भी भरना पड़ा। एलाइड आर्मीज ने साथ ही साथ इनका रिनलैंड, जो कि रिसोर्स रिच जगह थी, वो भी कैप्चर कर लिया। न्यू वीमर रिपब्लिक वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट, बल्कि ये जो डिसग्रेज ट्रेटी बनी थी उसके लिए भी, यानी कि राजा ने गद्दी छोड़ दी। गद्दी छोड़ने के बाद जब वो वहां पे वीमर आई, वीमर के नाक के नीचे ये ट्रेटी साइन हुई, तो लोगों ने कहा क्या फायदा हुआ भैया रिपब्लिक बनाने का, तुमने क्या किया, तुमने तो नेगोशिएट भी नहीं किया, इतना कुछ जर्मनी का वैसे ही दे आए हो, हमें भी बेच दो जाके। तो लोगों ने काफी इसके प्रति हेट दिखाया और काफी नफरत दिखाई। Effects of the war. War had devastating impact on Europe, both psychologically and financially. यूरोप, जर्मनी एक क्रेडिटर हुआ करता था, यानी कि लोगों को लोन देने वाला, लेकिन अब वो लोन लेने वाले पे कगार पे आ चुका था। वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स भी टारगेट बनते थे, यानी कि उनका मानना था कि तुम इसका साथ दे रहे हो, तुम भी गलत हो, वीमर ने हमारे साथ ये किया है। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इन सबको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम का टैग दिया गया, बिकॉज दे वर एक्चुअली मॉक्ड फॉर सपोर्टिंग वीमर। वीमर को सपोर्ट करने की वजह से इन लोगों को क्रिमिनल्स का टैग दे दिया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो पॉलिटिक्स वाइज सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एक गलत इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी की। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, क्योंकि सोल्जर्स को ही आगे लड़ाइयाँ लड़नी थी, तो सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा गया। उनको मीडिया में ग्लोरीफाई किया गया, उनकी दुख भरी जिंदगी, ट्रेंच लाइफ, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। सोल्जर्स एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ प्ले करते थे, जहाँ पे उनको रैट्स जैसे एरियाज होते थे, खाना खाना पड़ता था गंदे तरीके से, पॉइजनस गैसेस होती थी, एनिमी कभी भी आ जाएंगे वहाँ पे, कभी मतलब कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी नहीं होती थी सोल्जर्स की भी। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि आदमी लोग एग्रेसिव हो, स्ट्रांग हो, एक वॉर प्रोपोगेंडा लेके चलें, और कुछ ऐसी एक एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा प्लान बनाए जिससे कभी भी अगर वॉर हो तो वो लोग उससे जीत सके। सिचुएशन जर्मनी की बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। इसी के साथ आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। अगर आपको रेडिकल्स याद हो सोशलिज्म वाले, तो ये चेंज चाहते थे मोनार्की को हटा के। तो बेटा जी क्या हुआ, द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग। अभी क्या है, वीमर रिपब्लिक को टक्कर देने के लिए स्पार्टिस्ट लीग नाम की चीज़ आ रही है, क्योंकि लोगों ने वीमर रिपब्लिक से ऑलरेडी नफरत स्टार्ट कर दी थी, तो स्पार्टिस्ट लीग की एंट्री होती है ऑन द पैटर्न ऑफ द बॉल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। क्योंकि एवरीथिंग, रशिया, जर्मनी, ये सब क्या है बच्चों, यूरोप का पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, जो सोशलिज्म में भी यूएसएसआर बन गई थी। अपोजिशन कौन है यहाँ पे, वही नवंबर क्रिमिनल्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स। क्यों, क्योंकि ये वीमर के सपोर्टर हैं और ये सोशलिस्ट स्पार्टिस्ट लीग की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग हो गई ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वीमर रिपब्लिक एग्जिस्टिंग है और उसको टक्कर देने आ रही है स्पार्टिस्ट लीग।
Spartacus League versus Weimar Republic. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. इनने कहा अभी तो ये पैदा हो रही है, पैदा होते इसका गला घोट दो, इन पे कब्जा वॉर कर दी. स्पार्टस ने आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी की. Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution. Radical solution के लिए वो लोग एक होता है ना आस थी कि यार हमें मोनार्की से छुटकारा मिले, एक अच्छी रिपब्लिक हो हमारे देश, एक अच्छी. एक बात और बेटा, पीपीटी नोट नहीं करनी है आपको, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ पॉइंटर्स आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से या पेंसिल से. एंड ये पीपीटी आपको साइंस एंड फन की ऐप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना. क्योंकि मैं हर बार अलग होके साइड होके आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए टाइम नहीं दे सकती, मैं फ्लो में ही नहीं आ पाती उस चीज़ से. फिर आप लोग लिखते हो मैम आप जगह नहीं दे रहे हो, आप मुझे नोट नहीं करने दे रहे हो, तो ऐसे नाराज़ नहीं होना है. आप पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी एंड देन वहाँ से यू कैन नोट इट डाउन. अभी आप सुनिए एनसीईआरटी में मार्क कीजिए, अभी नोट कुछ मत कीजिए, ठीक है ना. तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. अब सिचुएशन बच्चों बिगड़ने वाली थी क्योंकि आने वाला था इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत दिक्कत आने वाली है बच्चों. क्या होने वाला है? तो बेसिकली दिस इज अ रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज स्पार्टस लीग. In the winter of 1918-19, the streets of Berlin were taken over by the people, political demonstrations being common. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Spartacus League is in against of Weimar Republic. ये सारा इस रैली में दिखाया जा रहा है. So what were economic crisis of 1923? तो जर्मनी ने जब वॉर लड़ी तो बेसिकली उन पे काफ़ी लोन्स आ गए एंड फिर देखा गया कि उनको उस लोन्स की भरवाई करनी थी गोल्ड से. लेकिन बच्चों इनके पास तो गोल्ड था ही नहीं, गोल्ड तो डिप्लीट हो गया था. डिप्लीट का मतलब रिड्यूस होना, एम्प्टी हो जाना. रिपार्शन का मतलब गलत काम के लिए भरपाई करना, फाइन भरना, तो वो रिपार्शन होता है, वॉर रिपार्शन. अब 1923 में जर्मनी ने भैया बोल दिया हम ये वॉर रिपार्शंस नहीं भर सकते, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है. तो फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था लीडिंग इंडस्ट्री रूहर को भी, यानी कि पहले रिनलैंड लिया, अब इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर रूहर पे भी बाजा बोल दिया कि भैया अब हम ये भी ले लेंगे. जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस. जर्मनी ने इसको अगेंस्ट में भी गए ये लोग, लेकिन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल डाउन एंड प्राइजेस सोड. लेकिन जर्मनी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी. हाइपर इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी. जब प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो डबल से भी ज़्यादा रेट की हो जाती है. 10 रुपये की ब्रेड है तो वो एकदम से 25 की हो गई. हाइपर इन्फ्लेशन कैसे होती है? अगर आप हाइपर इन्फ्लेशन सर्च करेंगे गूगल पे, सबसे पहली इमेज ये आएगी आपके सामने. तो देखिए हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ. इट स्टार्ट्स व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट, देखो क्यों होता है ये, कैसे होता है. कभी आप लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आई बच्चों? बात ये कि मैम हमारे देश में नोट छापने की मशीन है, तो हम क्यों नोट नहीं छाप देते और सारे पुअर पीपल को बांट देते हैं नोट्स? बताइए, कमेंट में बताइए. आप लोगों के दिमाग में तो आता होगा कि मैम यार ऐसा क्या है हमारे देश में, क्या कहते हैं, नोट छापने की मशीन है तो बांट दो, नोट्स दे दो सबको, गरीबी खत्म कर दो हमारे देश से. ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है बताइए, सोचिए. हाँ जी, देखिए बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात का और आंसर दीजिए आप लोग. ऑल्दो ये रिकॉर्डेड है, मैं बाद में कमेंट्स देखूंगी तुम्हारे, लेकिन अगर तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्या करना है? छोड़ो ना. पैसे कमाने के लिए, आगे जाके तुमको पैसा कमाना है. मैं क्यों पढ़ा रही हूँ?
पैसे कमाने के लिए। हर कोई कोई भी काम कर रहा है बच्चों, पैसे के लिए कर रहा है, और अगर पैसे ऐसे ही मिलने लग गए तो कोई काम नहीं करे। ना कोई कपड़े बेचने वाला होगा, ना कोई खरीदने वाला होगा, नंगे घूमना पड़ेगा। ना खाना कोई कोई उपज नहीं करेगा, कोई कल्टीवेशन नहीं करेगा, हम खाना कैसे खाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा। कोई एजुकेशन नहीं देगा, अनपढ़ रहना पड़ेगा। कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, टूटे फूटे रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्या किया जर्मनी की सरकार ने, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, नोट छाप के गवर्नमेंट मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी। अब उस मनी को वापस लेने के लिए प्राइजेस भी बढ़ा दिए। इंस्टेड ऑफ टाइटनिंग द मनी सप्लाई टू स्टॉप इन्फ्लेशन, इतना ज्यादा पैसा मार्केट में ले आए, छापते गए छापते गए छापते गए, तो भैया मार्केट में इतना पैसा आ गया कि जो गुड्स के प्राइजेस थे वो स्काई रॉकेटेड, एकदम आसमान छू लिए। अमेरिकन इंटरवीन, बीच में आए अमेरिका के लोग। अमेरिकन ने कहा कि रुको भैया, हम आते हैं। अमेरिकन किस में थे, अपोजिशन में, तब भी आए। क्या किया, यूएसए ने लेंड की मनी जर्मनी को, फ्रांस ने भी उनको पैसा देना था जब वो रूहर लैंड ली थी, और फ्रांस एक्चुअली यूएसए को भी देनदार थी वॉर के टाइम से ही। तो बेसिकली ये तीनों ने आपस में, मतलब जर्मनी ने भी, फ्रांस ने भी, यूएसए ने भी, फ्रांस ने भी जर्मनी की मदद करनी शुरू करी, एंड फाइनली थोड़ी सी सिचुएशन में आई स्टेबिलिटी। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ कहानी आ गई यूएसए पे। ईयर ऑफ डिप्रेशन, जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम यूएसए, है ना। अब जर्मनी पूरा का पूरा यूएसए पे डिपेंड कर रहा था। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट, अब भाई बहुत ही दिक्कत आने वाली थी, आ गई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड, लगता है जैसे कोई एरोप्लेन किसी बिल्डिंग में आके घुस गया हो, क्रैश नहीं, ये वो नहीं है। ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही ठप हो गई थी बच्चों, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही ठप हो गई थी। स्टॉक मार्केट मतलब इंडस्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के प्राइजेस, लोगों ने स्टॉक आके बेचने, देखो स्टॉक क्या होते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देती हूँ। शेयर्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो उनके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। इस छोटे छोटे फॉर्म में उनके पास फंड्स आते रहते हैं, लेकिन सारे लोगों ने आके अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। उनको फंड्स देने पड़ेंगे कंपनीज को, कंपनीज ठप होने लगी, बंद होने लगी कंपनीज 1929 में। तो बेसिकली वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए, बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, प्राइजेस कम हो गए, लोगों ने बाहर निकल आए। 24 अक्टूबर सिंगल डे, 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए थे, 13 मिलियन। 1929 से 32 में यूएसए की इनकम आधी रह गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, फार्मर्स बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, और लोगों ने यूएसए की सिचुएशन देख के पैसा वापस खींच लिया। अरे डूबते हुए में कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा। आप एक बात बताओ, आज आप लोगों पे प्रॉब्लम आती है, आपको 10 लोगों से आपने उधार लिया था, 2 लोग ये मार्केट में खबर फैलाते हैं कि आप लोग वो 2 लोगों का पैसा भी नहीं चुका पा रहे हो, बाकी 8 लोग भी आपके पास आ जाएंगे कि भाई हमारा पैसा भी दे दो, कहीं तुम हमें दो ही ना, हमारा पैसा भी प्रोवाइड कर दो, बोलने आ जाएंगे। तो फैक्ट्री शट डाउन। अच्छा, फिर हो गया द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अब बच्चा यूएसए की इकोनॉमी से बहुत और इकोनॉमीज चलती हैं, ट्रेड होता है, मार्केटिंग होती है, शेयर्स बिकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सब होता है बच्चों, सब। तो कहने की बात सिर्फ यही है कि ये चीज़ सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इफेक्ट डाला है। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ 40% रह गई थी। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो थे वो 6 मिलियन पे पहुंच गए थे बच्चों। लोग जो थे वो रास्तों पे उतर आए थे, गले में पट्टा पहन के कि भैया हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, हमें बस काम दे दो। लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी करनी शुरू कर दी थी पैसों के चक्कर में, क्योंकि बेटा रोटी तो सबको खानी है, पेट तो सबको भरना है। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फिल्ड विद फियर, प्रोलेटारिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, टू बिकम इम्प्रोवरिस्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लासेस, कि भैया हम लोग कहीं ये ना हो किसी भी काम से चले जाएं। लार्ज मास ऑफ प्रेजेंट्री, वो भी अफेक्ट हुए क्योंकि गुड्स के प्राइजेस कम हो गए थे।
विमेन को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नहीं सामान मिल रहा था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गए थे। अनस्टेबल वीमर रिपब्लिक, इन सारे टफ टाइम्स में गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी फेल टू डू एनी गुड, कुछ नहीं कर पा रही थी। बेटा जब इकनॉमी पे आफत आती है तो सरकार को ही दुनिया उसके ऊपर ही होप लगा के बैठती है कि कुछ तो हो। जब कोविड टाइम्स आए, कोरोना आया, तो हमारी मोदी सरकार पे बहुत बड़ा बर्डन आया था। उन्होंने कैसे उसको सॉल्व करना है, हम उन्हीं को गालियां देने लग गए थे, क्यों नहीं बन रहा है एंटीवायरस, क्यों नहीं ला रहे हो दवाइयाँ। यहाँ पे भी यही था, वीमर रिपब्लिक कुछ नहीं कर पा रही थी। डिफेक्ट्स इन वीमर रिपब्लिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ना इन लोगों ने क्या किया था, बेसिकली मेजॉरिटी एक ही पार्टी की थी, विच फर्दर लेड टू रूल्ड बाय कोलिशन। तो ये लोग ना दो लोगों का मिक्सचर चला के काम चल रहे थे। आर्टिकल 48 ने गिव द पावर प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी सस्पेंडेड सिविल राइट्स। अब इन्होंने कहा अब लोगों से पूछने का समय नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों से कंसल्टेशन होती है ना, अब इनने कहा अब लोगों से पूछने का समय नहीं है। अब क्या करो, अब भैया लोगों से उनके राइट्स छीन लो और डिसीजन लेने शुरू कर दो। यानी कि रिपब्लिक बनने जा रही थी अगेन डिक्टेटरशिप, रूल बाय डिक्री, हम ही सारे रूल्स लेंगे। तो ये आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1 था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 निकाल लीजिए। तो अब एंट्री होती है हिटलर जी की इस टॉपिक में, यानी कि अब बताना है आपको, डिसाइड करना है आपको इनकी एक्टिविटीज से कि ये हीरो थे इस चैप्टर के या विलेन थे जर्मनी के लिए, यूरोप के लिए। आइए देखते हैं। तो बेटा जी क्या हुआ, हिटलर जी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं और ये कैसे कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हिटलर जी पैदा हुए सन 1889 में इन ऑस्ट्रिया और उन्होंने अपने जवानी गरीबी में ही बिताई। उन्होंने इनरोल किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, एंड इन्होंने एज अ मैसेंजर काम किया था और धीरे 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 ये वहाँ पे उनकी लेबर सर्विसेज में भी शामिल हो गए थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे ब्रेवरी के अवार्ड जीते, आर्मी में आके काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया अपने फील्ड में। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई तो इससे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे हिटलर जी, और उनके दिल में एक मन में एक जुनून सवार हो गया था जर्मनी को फ्री करवाने का, यानी कि जर्मनी को वापस से उस ट्रेटी ऑफ वर्सलीज की भरपाई से बचाने का। तो ये थी जर्मनी आपकी हिटलर जी की थोड़ी सी बातें, कहानियां। आगे बात कर लेते हैं, आगे उन्होंने क्या किया। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई 1919 में, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप जिसे कहते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे ये लीडर नहीं थे, वहाँ पे ऐसा मेंबर इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आगे जाके ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट टू द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, एंड देन अगेन इसका नाम चेंज हुआ और ये बन गई नाजी पार्टी। नाजिज्म जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसी की आइडियाज पे डिपेंड करती हुई नाजी पार्टी। तो बेसिकली ही जॉइंड एज अ मेंबर एंड बिकेम द लीडर ऑफ दैट पार्टी। अब 1923 में क्या हुआ, उनको लगा कि यार अब थोड़ा सा ना मैं पावरफुल हो रहा हूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर पार्टी है, तो क्यों ना चलो धीरे धीरे ट्रेटी ऑफ वर्सलीज में जो जो हम हारे थे एक एक करके उस कोने को जीतने चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने प्लान किया कि चलो भाई कंट्रोल ऑफ बावेरिया यानी कि बर्लिन में जाते हैं और उस पर कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे अपना हक जता लेते हैं। एनसीईआरटी में मार्क करते चलेंगे आप लोग, लेकिन वो फेल हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही साथ उनको इल्ज़ाम लगाया गया। हिटलर बीइंग ग्रीटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन न्यूरेमबर्ग इन 1938। ये आगे की है लेकिन एनसीईआरटी में इस टॉपिक के साथ साथ ही लगी हुई थी। तो भैया 1938 की बात है, अभी हम 1919 में चल रहे हैं। अब क्या था भैया, नाजी की पॉपुलैरिटी भी, यानी कि पहला स्टेप इन्होंने लिया बर्लिन को कैप्चर करने का, लेकिन ये तो हार गए। तब भी नाजी पार्टी बड़ी पॉपुलर हो रही थी भाई, ऐसा क्या था। तो 1930 तक कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी बच्चों नाजी की। ये स्क्रीनशॉट ले लो,
इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे ये पॉपुलर हो रही थी। तो 1930 तक कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। जब 1920 में वोट्स हुए थे ना, तब भी उनको सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे बस। लेकिन असली पासा तब पलटा जब पूरे देश में ग्रेट डिप्रेशन का माहौल छाया 1930 में। इन 1932 जब वोट दोबारा हुए, 28 में हुए 2.6% वोट गेन किए ना, लेकिन जब 32 में हुए 1932 में तो इन्होंने गेन किए 37% वोट्स और सबसे बड़ी पार्टी बनी। क्यों? ग्रेट डिप्रेशन में नाजी ने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे वादे किए जिससे भैया लोग खुश हो गए। ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे लोग वैसे ही बहुत डिप्रेस थे। अब काम कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाना के लिए नहीं है। यहाँ पे हिटलर जी ने आके बड़े प्यारे प्यारे वादे किए कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रिनलैंड, रूहर सब वापस दिलवाऊंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करूंगा। ऐसी ऐसी बातें करी जो उस टाइम जेन्युइनली लोग सुनना चाहते थे। तो वही नाजिज्म एक मास मूवमेंट बना, लोगों ने उसको भर भर के सपोर्ट भी किया। नाउ क्या क्या प्यारे प्यारे नाजी के यानी कि हिटलर जी के ट्रेड्स थे। यहाँ ये आपकी जो ट्रेड्स यानी कि फीचर्स ऑफ हिटलर, हिटलर जी के क्या क्या फीचर्स थे की बात की जा रही है बच्चों। ही वॉज एक्चुअली ही डिड प्रोमिसेस। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने वादे किए। वादे किए उन्होंने सबसे पहले, जो एक हर पॉलिटिकल लीडर करता है। सेकंड चीज, वो एक बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, ओरेटर थे। स्पीकर ओरेटर मतलब जो आपको अपनी बातों से लहलहा दे, आप एकदम मोटिवेटेड फील करो। देखो मोटिवेटेड फील बच्चे करते तो हैं लेकिन फॉर अ लाइक शॉर्ट टर्म पीरियड, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करो। और तीसरी चीज, ही वॉज अ पैशनेट लीडर, ही वॉज क्रेजी। आई एम टेलिंग यू, ही वॉज अ क्रेजी मैन। उसने अगर कुछ सोच लिया तो सोच लिया, वो करना है तो करना है। ही वॉज दैट पैशनेट। तो दीज वर द रिक्वायर्ड ट्रेड्स ऑफ हिटलर जी। नाउ क्या क्या प्रोमिसेस किए थे हिटलर जी ने, मैंने अभी बताया भाई प्रोमिसेस करे। अभी उनके ट्रेड्स में भी प्रोमिसेस की बात की जा रही है। तो देखिए उनने सबसे पहला प्रॉमिस क्या किया कि मैं बहुत ही अच्छा एक नेशन बनाऊंगा। अंडू द इनजस्टिस, जो भी वर्सलीज में हुआ उस चीज को मैं अंडू कर दूंगा। अंडू समझते हो ना, कि गलती से हो गया उसको वापस ले लेना, कंट्रोल जी कर देना, तो बस वही। एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और लोगों की डिग्निटी वापस दिलवाऊंगा। एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सेक्युलर फ्यूचर फॉर द, कि भैया एम्प्लॉयमेंट दूंगा। देखो ये भी, देखो मैं हट रही हूँ अब साइड में, अपनी धीरे धीरे नेचर को बदल रही हूँ मैं ठीक है ना, ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको। वैसे तो सब कुछ एनसीईआरटी में मार्क करते चलो, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ हाईलाइटर हाथ में रखो, पेंसिल हाथ में रखो। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला, वीड आउट। समझते हो वीड का मतलब? अबे वो वाली वीड नहीं, वीड का मतलब वीड जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसको फार्मर ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं। कह रहे हैं वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो भी जर्मनी पे एलीड पावर्स ऐसे हावी हो रही थी उनको मैं हटा पटकूंगा। तो ये उन्होंने वादे किए लोगों को और कहा कि मैं इन वादों पे खरा उतरूंगा, और यही लोगों ने इन पे विश्वास भी किया। devised a new style of politics of rituals and spectacle in mass mobilization. नाजीज ने काफी रैलीज बनाई, पब्लिक मीटिंग्स करी। दे यूज स्वास्तिका सिंबल और नाजी सैल्यूट, आप देख सकते हैं। ये रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर। ये आपकी एनसीईआरटी की कॉपी पेस्टेड ये न्यू वर्ड है और ये पिक्चर है इसी टॉपिक के साथ। just to make you feel you are reading your NCERT, I did this. तो NCERT नहीं भूलनी है, NCERT is the core of your SST. So an important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty and listened to his speeches. तो देख रहे हो आप, यहाँ पे वो अपनी स्पीचेस देते थे और इतने सारे लोग इनकी बातों से इतना अट्रैक्ट, इतना खुश, इतना अच्छा फील करते थे, यू वोंट बिलीव। उनको लगता था कि उनके सारे दुख दर्द उन्होंने बातें करके ही जीत लिए, हर लिए सारे।
और प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ पीपल थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर्स एंड स्पीचेस। जो लोग कह रहे हैं वो मान रहे हो आप, एक प्रोपेगेंडा बना लिया आपने, आपको इसको पूरा करना है। जैसे आपने बना लिया आपने मार्क्स अच्छे लाने, यस आप ही नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही ने बना लिया है। रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ अप्लॉज, तालियां बजती थी बच्चों, पूरे पूरे इतने बड़े इतने सारे लोगों में तालियां बजती थी हिटलर जी की बातों पर। बहुत ही प्यारे इंसान थे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब देखो प्यार प्यार से लोगों का दिल जीत लिया है ना भाई। कहते हैं ना यार, कई लोग बातों से दिल जीत लेते हैं, है ना, बातों से दिल जीत लेते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने ये किया, लोगों का दिल जीत लिया और अपनी बातों से ही डेमोक्रेसी को नष्ट भी कर दिया। यस, ही बिकेम अ डिक्टेटर, बट हाउ? ऑन 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी 1933 में हिटलर को चांसलर की तरह अपॉइंट किया गया। बेसिकली इट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट मिनिस्टर्स। किसने अपॉइंट किया? वहां के प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग में। पावर लेने के बाद हिटलर जी जो थे वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रूल से थोड़े से खिलाफ थे। एक बार पता चलता है कि जर्मन पार्लियामेंट यानी कि रीचस्टैग में लग जाती है आग, एक एक अचानक से आग लग जाती है। तो बेसिकली अ मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। और कहते हैं ये आग किसने लगवाई थी? हिटलर जी ने। 28 फरवरी 1933 द फायर डिक्री, इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ सिविक राइट। हिटलर जी ने इस चीज का फायदा उठाया। सारे के सारे सिविक राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली बनाना, ये सब वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया था वो सस्पेंड कर दिया बच्चों, हटा दिया सब कुछ। और लोगों ने उफ तक नहीं करी कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को उस टाइम चाहिए था सहारा, और उनको लगा भाई इतने अच्छे आदमी है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो ये तो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्कनेमीज। आर्कनेमीज का मतलब होता है एनिमीज का ही, यानी कि वो थे ना नवंबर क्रिमिनल, सोशलिस्ट, कम्युनलिस्ट, most of whom were hurriedly packed off to newly established concentration camps. उन्होंने कहा अब तो भैया अब कहाँ जाओगे, वीमर के चाहने वालों, चलो उठो, बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल पड़ो कंसंट्रेशन कैंप्स के पास। सॉरी यार, हमारे स्टूडियो के आसपास यानी कि मेरे घर में स्टूडियो है, तो घर में काम चल रहा है थोड़ा, तो अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे ये चैप्टर देना था आप लोगों को, आप लोग कब से कमेंट्स कर रहे थे, तो आई जस्ट recording it now only. Okay. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिक्टेटरशिप आ चुकी थी जर्मनी में, दैट इज डेमोक्रेसी सस्पेंडेड एंड डिक्टेटरशिप इज देयर. इट गेव हिटलर ऑल द पावर्स टू साइडलाइन democracy and rule by decree. So basically he was at the zenith of his power, at the peak of his power. आउटकम क्या था इसका, क्या प्रभाव था, क्या रिजल्ट था? तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। सिर्फ नाजी पार्टी चलेगी और कोई पार्टी नहीं चलेगी। स्टेट एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब जगह सिर्फ नाजी पार्टी थी। ज्यूज वर नॉट। नाउ हु वर ज्यूज बच्चों? ज्यूज वर द ब्लैक पीपल। ज्यूज, जिप्सीज, पॉलिश पीपल, रशियंस, ये 4 इंफीरियर सेक्शंस माने जाते थे जर्मनी में एक टाइम पे। were not allowed in civil service professions. Special surveillance, security forces were created to control. क्या है ये सब बच्चों? ये आपकी एनसीईआरटी में ही ऐसे मतलब स्टॉर्म ट्रूपर, ये एक टाइप ऑफ मिलिट्री पुलिस, ये सब होती है। गेस्टिपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाले। तो बेसिकली ये सब अरेंज किया गया, लेकिन सब कुछ नाजी पार्टी के अंडर ही हो रहा था। जर्मनी बन चुकी थी एक मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। लेकिन आपको पता है नाजी के चाहने वालों को ये पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो विश्वास करते थे आंख बंद करके हिटलर पे कि जो हिटलर जी कहेंगे वही मैं करूंगा। वो तो ना जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा, बंधन मूवी थी, जो हिटलर जी कहेंगे वही मैं करूंगा। So the forces had extra constitutional powers which made the Nazi state the most dreaded criminal state.
The police forces acquired powers to rule with impunity. बस नाजी के साथ ही चलेंगे ये लोग. People could now be detained, sent to concentration camps. What were concentration camps? A camp where people were isolated. उन्हें रखा जाता था. उनको typically it was surrounded by electrified barbed wire fences. जहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा. आप निकलेंगे तो electrified फेंसेज हैं, आपको करंट लगेगा, आप निकल नहीं सकते हो, दम घुट जाएगा आपके वहां पे. तो कंसंट्रेशन कैंप्स थे. और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो अप किए उनको अरेस्ट कर लिया जाता था. तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था जर्मनी का. नाउ द अदर टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी. हिटलर अब देखो क्या हुआ. अब ना हिटलर जी को पता था कि भैया माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है, अभी मैं थोड़ा सा फिजिकल हो रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी ये सारा काम उसके चेले चपाटे कर रहे हैं. उनका काम है लोगों को बातें करना, लोगों से, लोगों को ये विश्वास दिलाते रहना कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, हमेशा से हूँ. हिटलर ने अपॉइंट किया एक इकोनॉमिस्ट को जो थे हजलमर शासक जी, फॉर इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी की इकोनॉमिक यानी कि इन टर्म्स ऑफ इनकम पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे, फुल प्रोडक्शन करेंगे यानी कि अच्छे से हर चीज़ बन रही हो उनके खुद के देश में, और फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे. ये दो उनके इसके बेसिस थे कि क्या करेंगे वो, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल प्रोडक्शन. लेकिन इसके लिए वर्क फंडेड प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे. शासक जी वॉज एन एडवाइजर टू हिटलर जी, जो बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, जिससे आपके स्टेट में, आपके एरिया में इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट होगी. तो इसी के अकॉर्डिंग ये एक प्रोजेक्ट लेके आए. आपकी एनसीईआरटी में यही इमेज बनी हुई है कि ये प्रोजेक्ट था जो फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉक्सवैगन बनाई गई. वॉक्सवैगन के पोस्टर पे भी लिखा हुआ है योर वॉक्सवैगन. तो वॉक्सवैगन वॉज अ कार फॉर एवरीवन एंड फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट की गई. तो बच्चों, इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे और जल्दी समय में सक्सेस हासिल कर ली, यानी कि आसपास के एरियाज़ में, पड़ोसी देशों में भी उनका नाम होने लगा. 1933 में वो लीग ऑफ नेशन में थे. 1936 में उन्होंने वापस से अपनी रिनलैंड ले ली थी. 1938 में उन्होंने ऑस्ट्रिया, जर्मनी को एक साथ रखने का वादा किया और बोला ये नेशंस जो है आर अंडर वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर. तो बेसिकली दुनिया को कहा जर्मनी और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग नाम है लेकिन दिल दोनों के एक है. निब्बा निब्बीज होते हैं ना, दो जिस्म एक जान. तो कह रहे हैं ये दो देश दो जिस्म और एक ही जान है जिनका लीडर मैं हूं. आप समझो मैं ही संभाल रहा हूं ऑस्ट्रिया को भी. तो ये बात हुई 1938 में. हिटलर ने कैप्चर कर लिया जर्मन स्पीकिंग एरिया जिसको बोला जाता है स्टूडेंट लैंड फ्रॉम शिजोल्विका. ये जर्मनी का नाम है इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा. उन्होंने उनके पास सपोर्ट था. अनस्पोकन सपोर्ट का मतलब समझते हो, जैसे यार आपकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, एक दोस्त होता है वो हमेशा आपके साथ होता है. आपके माँ बाप होते हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं. वो आपको बोलते थोड़ी है नहीं मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो होते हैं, हमें पता है. तो अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का, विच हैड कंसिडर्ड द वर्सलीज वर्कड टू हार्ड, कि भैया ये क्या ही चल रहा है, ये इतना इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं. दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम गो रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. तो जितना हिटलर फेमस हो रहा था उतनी ही कंट्री बर्बादी की तरफ जा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही हार्श होने वाले थे बच्चों आगे अनडिजायरेबल्स के लिए. इनको दिख रहा है मैं सक्सेस में हूँ, मेरे पास पावर है, मैं बादशाह हूँ, मैं किंग हूँ. मतलब वो ओला बादशाह नहीं, उनके साथ तो कुछ गलत ही हो गया. उन्होंने बोल दिया किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा और ऐसा हो गया भैया कि पूछो मत. चलिए, तो शासक ने एडवाइस किया हिटलर को कि हिटलर जी आप क्या करो, आप ना रीआर्मेंट में इन्वेस्ट मत करो. इसका मतलब होता है वेपन्स.
क्योंकि हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम अभी भी नुकसान में चल रहे हैं। आप सारा का सारा तो इन्वेस्टमेंट वेपन्स में कर रहे हो, तो भैया इतना पैसा नहीं है। शासक की बात हिटलर जी ने नहीं मानी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन शासक हैड टू लीव। एज कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। उनने कहा हमारे पास ऐसे एडवाइजर्स की कोई जगह नहीं जो मेरी बात को रिस्पेक्ट ना करे। मैं तो ज़रूर वेपन्स में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि नाजी जी, हिटलर जी जो थे वो हर चीज़ का सोल्यूशन लड़ाई, वॉर मानते थे। अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चलो लड़ लेते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं हो रही, चलो लड़ लेते हैं। उनके लिए वॉर was the ultimate solution, and for that he need weapons। और जब शास्त्री ने कहा कि आप वेपन्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इतना इन्वेस्ट मत कीजिए, आपने मुझे इकोनॉमिक एडवाइजरी के लिए बुलाया है, ये फाइनेंशियली बिल्कुल सही नहीं है, तो उन्होंने कहा जी बाय बाय, बाय बाय कर दिया उन्होंने कि भैया आप जाओ, हम अपने आप अपने जर्मनी को संभाल लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, एकदम कहानी की तरह। चलो जी, हिटलर्स वे ऑफ रिकवरिंग इकोनॉमी। अब हिटलर ने, मैंने क्या बताया, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वॉर। हिटलर ने चूज की वॉर, कि भैया जैसे जैसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहे हैं, चलो लड़ लेते हैं। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। इनने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। अगर आप देखें, ये रहा जर्मनी, ठीक है, ये रहा जर्मनी, इन्होंने कहा चलो ईस्ट की तरफ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की ही पिक्चर है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर यूरोप 1942। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा चलो भाई ईस्ट की तरफ चलते हैं, और सबसे पहला इनका एक्सपेरिमेंट था पोलैंड पे ही, पोलैंड पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो 1942 का ये मैप दिखाया हुआ है, हम लोग वापस चले गए हैं 1939। अगर आपको पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, क्या कमेंट्स में मेरे पास आंसर आ सकते हैं? क्या कमेंट्स में बच्चे लिख सकते हैं कब से कब तक हुई थी? आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जान गए, सेंट्रल और एलीट पावर्स हार रही थी, सेंट्रल पावर जीत रही थी। एलीट पावर्स को सपोर्ट मिला यूएसए का 1917 में, और 1918 तक जब वो वॉर खत्म हुई तो जर्मनी बुरी तरह हार चुकी थी, यानी कि सेंट्रल पावर्स हार चुकी थी। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, एंड यू वोंट बिलीव किसने शुरू की है, ये जर्मनी ने ही वॉर की शुरुआत की थी। हम एक्सपैंड करेंगे, हम कॉन्कर करेंगे, लो कर लो भाई, कर लो, एक्सपैंड करेंगे ये लोग। सो 1939 जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को, सबसे पहले पोलैंड पे आए। आउटकम क्या था, लड़ाई होगी फ्रांस और इंग्लैंड में। फ्रांस में ये सारे यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारा आपको यूरोप दिखा रखा है, पूरा का पूरा यूरोप का मैप दिखा रखा है। ग्रीस, साइरिया, ब्लैक सी, कैसिपियन, पर्शिया, इराक, साइरिया, यूक्रेन, लिथुनिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पोर्टुगल, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारी जगहें आपको दिखा रखी है। अब क्या होता है 1940 में, 1939 के बाद 1914 में ये चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रही है। त्रिपार्टी पैक्ट साइन किया गया, किसके बीच में, 3 जगहों के बीच में, जिसको मैं प्यार से बुलाती हूँ जिग, JIG, जिग, जो एक्सिस पावर बनी थी बच्चों, यही थी आपकी एक्सिस पावर, मैप में भी आता है। ठीक है, जर्मनी, ये रही आपकी जर्मनी, ये रही आपकी इटली, ये दोनों तो आपको यहीं दिख गई। ठीक है, चलिए, क्या ऑब्जेक्टिव था, टू स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे हम हिटलर की पावर को। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर जी जो थे वो बड़े ही ज्यादा पावरफुल कहलाए जा रहे थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? सवाल पूछे आपसे एक, ओहो, सवाल पूछे आपसे एक, हाँ चलिए,
सवाल पूछते हैं आप लोगों से यार एक दो। चलो बताओ यार तुम लोग मुझे कि जब हिटलर जी ने वो पार्टी ज्वाइन की थी जिसको नाजी पार्टी नाम दिया गया था, उसका नाम क्या था? कमेंट्स में आंसर चाहिए मुझे, टाइम स्टैम्प डाल के। टाइम स्टैम्प डाल दो अभी का। आई थिंक ये हो रहे होंगे 40-45 मिनट के आसपास का लेक्चर हो चुका होगा। टाइम स्टैम्प डालो और आंसर लिखो जल्दी। चलिए आगे चलते हैं तब तक। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe, और उनको इंश्योर करना था कि फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जर्मन्स के लिए एकदम सही रहे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जब इनिशिएट किया इन जून 1941, जर्मनी ने सोवियत यूनियन को अटैक किया, यूएसएसआर। जर्मनी एक्सपोज ऑन टू साइड्स, वेस्टर्न फ्रंट्स एरियल बॉम्बिंग, हवा से लड़ाइयाँ चल रही थी, बाय ब्रिटेन यानी कि जर्मनी पे वेस्ट साइड से ऊपर से बॉम्बिंग चल रही थी। ईस्टर्न फ्रंट में आर्मीज थी सोवियत यूनियन की। तो बेसिकली जर्मनी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घिरा हुआ था। द सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टेलिंगर्ड। तो भैया जी सोवियत ने तो जर्मनी को हरा दिया था। दोनों तरफ से, ऊपर से हवा से चल रही है, यहाँ आर्मीज बैठी हुई है, और दोनों तरफ से जर्मनी सैंडविच बना हुआ था बीच में। सैंडविच, यहाँ से ब्रिटेन की बॉम्बिंग हो रही है और यहाँ से सोवियत यूनियन की आर्मी जी खड़ी हुई है। ठीक है जी। सो यूएसए वर्सेस जापान। नाउ व्हाट हैपेंड? यूएसए तो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया, काफ़ी लॉस हुआ यूएसए को, एंड वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं था बीच में इन्वॉल्व होने के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर वन में भी वो हो गया था, बस हो गया था, सेकेंड में नहीं होना चाहता था वो। तो US resisted its involvement but couldn't withstand for long and entered World War II. देर तक तो नहीं रुका गया, एंटर करना पड़ा, क्योंकि जापान ने क्या किया था अपनी पावर को ईस्टवर्ड एक्सटेंड करने के लिए, ही ऑक्यूपाइड फ्रेंच चाइना एंड वॉज प्लानिंग टू अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक। जापान ने ना क्या किया, ईस्ट से अब जिग है पूरा, लाइक एक्सेस पावर्स, तो जापान उसमें से क्या कर रही है, चाइना पे, आपका फ्रेंच पे, फ्रेंच इंडो चाइना, और अब प्लान कर रही है यूएस के पैसिफिक ओशन में नेवल फोर्सेस भेजने की, यानी कि समुद्र के थ्रू लड़ाई करने की। जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पोर्ट पे, जहाँ शिप्स वगैरह आती है, बॉम्ब फेंक दिया। तो यार ये तो अब वही वाली बात होगी ना, किसी को आप चुंडी मारोगे तो वो आपके पास ऐसे हगी तो पाने आएगा नहीं, वो भी तो आगे से आपको घुसंडी मारेगा। तो बस आउटकम क्या हुआ, यूएस ने ड्रॉप कर दिए एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। 1945 में वॉर एंड हुई, जहां पे हिटलर जी हार गए। एक गलत मूव, यूएसए वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू एंटर द वर्ल्ड वॉर टू। जापान गया प्यार से उनके पर्ल हार्बर पे जाके बॉम्ब फेंक के आया। उन्होंने कहा अच्छा हमारे मत्थे पे क्या लिखा हुआ है भाई, हम क्या पीछे हटने वाले हैं? ना 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 ना, हम आएंगे। आए, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका, और आज तक वहां के बच्चे लूले लंगड़े डिफेक्टेड पैदा होते हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन अभी भी है। कई बच्चे पूछते हैं मैम ये क्या होता है? आप अगर कभी फ्री हुए पेपरों के बाद तो नेटफ्लिक्स पे द 100 नाम से सीरीज है, कभी देखना, मजा आ जाएगा। वहां पता चलेगा एटॉमिक रेडिएशंस कब कब तक रहती हैं, सरवाइव करना कितने टाइम तक मुश्किल हो जाता है। बाकी आशीष सर थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। क्लियर? चले आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब नाजी की आंखों से देखेंगे दुनिया। चलिए, the crimes committed by Nazis were linked to a belief system of set of practices. According to their ideology, there was no equality between people but only racial hierarchy. सारा का सारा खेल कलर का था, स्किन की कलर का था। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन थे? ये वो क्लासिफाइड आर्यंस थे, दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। तो ये जर्मनी की पैदाइश मानी जाती थी। बाकी सारे कलर्ड पीपल जो थे उनको बीच में रखा गया था डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। बेटा रेस टेस्ट होता था,
रेस टेस्ट तक होता था। एक सेकेंड, समझ रहे हैं आप कि कलर कैसा है, आप किस कम्युनिटी में जाएंगे। तो हिटलर जी ने ये रेसिज्म का आइडिया लिया दो लोगों से। पहले थे बच्चों चार्ल्स डार्विन, आपने इनका नाम साइंस में भी सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। और दूसरे थे आपके हर्बर्ट स्पेंसर। तो चार्ल्स डार्विन कहते थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, दोनों का ही था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों की बातें सेम थी कि भैया क्या है, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो फिजिकली मेंटली फिट होता है। एंड देन उसके बाद थ्योरी आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही सर्वाइव कर पाता है जो मेंटली एंड फिजिकली फिट होगा इन्वायरमेंट के लिए। ये इन्होंने स्पीशीज के लिए बात कही थी, और यहाँ पे हिटलर जी ने इसको आदमियों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो नाजी जी क्या कहते थे, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, भैया जो स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव करेगा, एंड बाकी जो है वीक वंस जो है वो भैया पेरिश हो जाए, उड़ जाए, हवा में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, निकल जाए यहाँ से। तो आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। आर्यन कौन होते थे बच्चों, गोरे लोग। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। लेकिन हिटलर जी को बड़ा गुमान था गोरे कलर पे। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू। तो हिटलर जी को ब्लू आईज, गोरे गोरे गाल सब बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि खुद भी बड़े हैंडसम से थे, इतनी सी मूछें रखे हुए थे। एंड इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द होल वर्ल्ड। तो भैया ये कहते थे आर्यंस लोगों को एकदम स्ट्रॉन्ग स्टिफ एकदम हैंडसम बन के रहना है। तो अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेम्बर्जम और लिविंग स्पेस। पोलैंड जो था वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एरिया बना। हिटलर जी जब अपनी जर्मनी को एक्सपैंड कर रहे थे ईस्टवर्ड, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, तो वहां पे उन्होंने सारे के सारे जर्मन्स को कंसंट्रेट कर दिया, एक जगह पे एकत्रित कर दिया। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट, अब वो क्या बना रहे हैं, एक ऐसा स्टेट जो क्या है, गोरे लोगों का है, रेशियली गोरे लोगों का स्टेट बना रहे हैं वो। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अभी मैंने आपको बताया नॉर्डिक आर्यंस आर बेसिकली ए स्पीशीज, हायरार्किकल सोसाइटी जो जर्मन ओरिजिन की मानी जाती है। considered disables, considered desirables and worthy of prospering and multiplying against all other who were considered undesirable। कहते हैं ये वो लोग हैं आर्यंस जो खुशियों को मल्टीप्लाई करेंगे, जर्मनी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इम्प्योर एंड एबनॉर्मल, उनको तो भैया जीने का ही अधिकार नहीं है, मर जाओ। Enthusiastia program, many mentally, physically unfit Germans were condemned to death। आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल होने वाला था जर्मनी का। अब सोचिए ये हीरो है या विलन है, सोचिए, अब आप सोचिए कि ये हीरो है या विलन है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डेथ, मार दिया उन लोगों को जो भी फिजिकली और मेंटली अनफिट हुआ करते थे। तो ये 4 रेसेस थी, 4 सोसाइटीज थी जो अनडिजायरेबल्स की थी, ज्यूज, जिप्सीज, पॉलिश पीपल एंड रशियंस। ये चारों। Who were gypsies beta? The groups that were classified as gypsy had their own community identity. Sinti and Roma were 2 such communities. Many of them trace their origin to India. Pauperized, reduced to absolute poverty, persecution, systematic, organized, नहीं यही तक है। जिप्सी का हो गया आपका, ऐसे लोग जो माने जाते हैं इंडिया से आए हैं, उनका ओरिजिन इंडियन है, वो कहलाते हैं जिप्सीज। So gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors, जिनको माना जाता था as a threat to Aryan race. They were widely persecuted. Persecuted का मतलब systematically organized,
punishment of those belonging to a group or religion. उनको पनिश किया जाता था अगर ये ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं. आई डोंट नो कैसा माहौल रहा होगा, लेकिन बहुत डिप्रेसिंग था, बहुत डिप्रेसिंग पढ़ने में ही लगता है. ठीक है, चलिए यहाँ पे दो और टर्म्स है, मैं पहले ही बता देती हूँ, आगे आएगी. तो असरर्स वर द पीपल हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट टू मैनिपुलेट द कम्युनिटीज. पैसा दो पैसा दो पैसा दो, जस्ट टू मैनिपुलेट देम. इनको ये हायर किए जाते थे. ओके, ज्यूज द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी. तो ज्यूज को सबसे ज्यादा ये चीज भुगतनी पड़ी, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यू. बेटा एक अफवाह फैली या क्या, एक मेंटालिटी बना दी कि ज्यूज सेक्शन ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा था. ये वो सेक्शन है, उनके कातिल है ये, तो उनके कातिलों से कोई बात नहीं करेगा. तो बेसिकली स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड असरर्स, यानी कि मनी लेंडर्स जो लोगों को मैनिपुलेट करते थे. दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घीटोज. घीटोज जैसे झुग्गीज होती है ना हमारे यहाँ के भैया यहाँ गरीब रह रहे हैं, वैसे घीटोज. They were often persecuted through periodic organized violence and expulsion from the land. Persecuted मतलब हटा देना, बार बार उनको चलो 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 अब निकल जाओ इस जगह से, ऐसे करना, उनको कोई stability provide ना करना. Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race, जिसके according ऐसे लोग टोटली एलिमिनेट हो जाने चाहिए नेशन से जो फिजिकली, मेंटली, रेशियली फिट नहीं है. इसे ही बोलते हैं सीडियो साइंटिफिक थियोरीज बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन कलर्स. फ्रॉम 1933 to 38, बिफोर वर्ल्ड वॉर, नाजी टेरराइज्ड, pauperized, segregated the Jews, compelling them to leave the country. इनको टॉर्चर करते थे, इनको एकदम से निकाल देते थे, इनके ऊपर पनिशमेंट्स देते थे ताकि ये लोग खुद ही कंट्री को छोड़ के चले जाएं. अगला फेज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, यहाँ पे इन्होंने वॉर की आड़ में इन लोगों के साथ बहुत जुल्म किए, क्योंकि ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन थी जहाँ ऑलरेडी इतना हसल मचा हुआ था. वहाँ इन्होंने ज्यूज के साथ इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देना, इनको इवेंचुअली गैस चैम्बर्स में भेज के मार देना, पॉइजनस गैसेस रिलीज करना. गैस चैम्बर्स वर बेसिकली एन एरिया जो बाथरूम जैसा दिखता था, शावर लगा होता था और उसमें से गैस निकलती थी, पॉइजनस गैस निकलती थी और ये मर जाते थे. Racial utopia, basically genocide and war became two sides of the same coin. पोलैंड डिवाइड हो चुका था जब जर्मनी was about to expand अपने आप को in ईस्टर्न फ्रंट, तो पोलैंड हो गया था डिवाइड. दिस इज वन ऑफ द फ्रेट कार्स यूज्ड टू डिपोर्ट ज्यूज टू डेथ चैम्बर. देख रहे हो, ऐसी कार्स में ज्यूज को बिठा के लेके जाया जाता था. तो व्हाट हैपेंड, पोलैंड डिवाइड हो गया. मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जो था वो जर्मनी के अंडर आ चुका था. नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न क्योंकि जर्मनी के इस साइड पड़ता है, हाँ, तो ये वाला साइड उन्होंने ऑलरेडी पहले ही एक्वायर कर लिया था. ये आपकी किताब में कुछ था, तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा ये सेक्शन, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट लगाया. देख रहे हैं आप, ये बेंच है और बेंच पे लिखा हुआ है फॉर आर्यंस ओनली. दिस इज नोन एज सेग्रीगेशन. चीज़ों को डिवाइड कर देना, बाइफोकेट कर देना कि ये सिर्फ आर्यंस का है, ये सिर्फ ज्यूस का है, ऐसे ही डिवाइड कर देना. ठीक है. द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935, ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड जो होंगे वही सिर्फ प्रोटेक्शन को एंजॉय करेंगे बाय द जर्मन एम्पायर. मैरिजेस ज्यूज और जर्मन्स के बीच में बिल्कुल फॉरबिडन है, कोई नहीं कर सकता. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जूज एंड जर्मन्स बिकेम अ क्राइम. अगर कोई औरत या आदमी शादीशुदा है और वो आर्यंस है, वो ज्यूज के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेता है, तो वो भी एक क्राइम है. Jews were forbidden to fly the national flag. उनको देश का झंडा तक फैलाना अलाउड नहीं था Jews को. Other legal measures included Jewish business को boycott करना है, इनको गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं आने देना है, इनको प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है. Besides, Jewish properties were vanished and looted, houses attacked, synagogues burned. Synagogues का मतलब होता है place of worship for people of Jewish faith. जहाँ ज्यू लोग वर्शिप करने जाते हैं
उन जगहों को ये लोग जला देते थे। एंड दे वर अरेस्टेड। 1938 में नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बोला गया। मतलब बेसिकली इतना ज़्यादा इन पे जुल्म किया जाता था ज्यूज़ पे। इसके ऊपर 2 पेजेस है पूरे एनसीईआरटी में। ऐसे ही मैं तो एक टॉपिक लेके आई हूँ बस। लेकिन इतना ज़्यादा उन लोगों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन किया जाता था, यू वोंट बिलीव। नाउ व्हाट हैपेंड टू पोलिश पीपल, क्योंकि जब वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पूरी जर्मनी ने ले ली तो उस जगह के लोगों का क्या हुआ बच्चों, क्या किया उनके साथ हिटलर जी ने, आइए देखिए। उनको जबरदस्ती अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, प्रॉपर्टीज छोड़ के जाना पड़ा जो वहां के लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, यूरोप के लोग। हर्डेड लाइक कैटल, भेड़ बकरियों की तरह इनको निकाला गया एंड इनको अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर की जगह पे, अनडिजायरेबल्स की जगहों पे ले गया गया। अब वहां पे क्या हुआ, वहां के इंटेलिजेंशिया जो इन पे क्वेश्चन उठा सकते थे उनको मास मर्डर किया गया ताकि कोई भी यूरोप पे, जर्मनी पे क्वेश्चन ना उठाए। अब क्या हुआ, जो पॉलिश लोग थे उनके बच्चे भी थे, जो बच्चे आर्यंस की तरह दिखते थे उनको जबरदस्ती उनकी माओ से छीन लेते थे और रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा उनका रेस टेस्ट होता था। कैन यू इमेजिन, रेस टेस्ट, color test? Yes. They did their color test, their eyes, their features, their color. They tested them. If race test passed, raised by German families, अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे तो जर्मन फैमिलीज के द्वारा पाले जाते थे। अगर फेल कर देते थे तब भी उनको, उनकी माओ को नहीं, ऑर्फनेजेस में भेज दिया जाता था। बच्चों कितना निर्दयी था यार ये आदमी, कितना निर्दयी था ये आदमी इस मामले में। अब बताओ ये हीरो है या विलन है, सोचो, है ना भाई। तो बेसिकली he snatched Polish children from their mothers, get them race tested. If they pass the test, German families would raise them. If they fail the test, they would be submitted in the orphanages. Now, हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ। अब उनका मानना था यार देश में बूढ़ों का कोई काम नहीं है, मतलब बूढ़ों को क्या समझाना, लेकिन देश के बच्चों को अगर हम आज ही से नाजी आइडियोलॉजी को ही पढ़ाना शुरू कर दें तो वो वैसा ही समझ लेंगे। आज हम अपने बच्चे को A to Z की जगह Z to A सिखाएंगे, वो वही सीख जाएगा कि नहीं भाई। हम बोलेंगे जो सही तो सही, गलत तो गलत, वो बच्चा है जनाब, वो हमारी सुनेगा। छोटा बच्चा जो भी पढ़ना शुरू कर रहा है, जैसा हम बोलेंगे वैसा वो सीखेगा। सेम यहाँ पे उन्होंने सोचा, स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश होगी जब बच्चों को पढ़ाई जाएगी नाजी आइडियोलॉजी। तो क्या किया इन्होंने, उन्होंने पूरा स्कूल का सिस्टम ही बदल दिया। स्कूल्स में क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भैया पहले तो। सारे स्कूल साफ किए गए, प्योरीफाई किए गए, यानी कि ज्यूस को वहां से निकाल दिया गया। इनको पॉलिटिकली अनरिलायबल में माना जाता था और टीचर्स को भी डिसमिस कर दिया जो ज्यूस थी। चिल्ड्रन को सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब मैंने फिर बता रही हूँ, डिवाइड कर दिया गया। Germans and Jews can't sit and play together. Jews जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जिप्सीज थे, उनको तो स्कूल से बाहर फेंक दिया। फाइनली 1940 में उनको गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता था। देखिए ये एक क्लासरूम का सीन है जहाँ पे रेशियल एंटी सेमिटिज्म समझाया जा रहा है, उनके फीचर्स के बारे में समझाया जा रहा है। टेक्स्ट बुक्स दोबारा से लिखी गई, रेशियल साइंस एक सब्जेक्ट लाया गया जहाँ पे रेस के बारे में समझाया जाएगा। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और कहीं से भी टीचर एग्जाम्पल्स के तौर पे ज्यूज को ही सिर्फ बैश करती थी। चिल्ड्रंस को सिखाया जाता था कि उनको लॉयल रहना है, सबमिसिव रहना है, ज्यूज को नफरत करनी है और हिटलर की पूजा करनी है। बचपन से ही उनको सिखाया जाता था। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जिसके अंदर इनको समझाया गया नेशनल सोशलिज्म। किसको, आर्यंस को। Jewish teacher and Jewish pupils expelled from the school under the jeers of classmates. इनको निकाला जा रहा है and they were like happy and ये Jews people को निकाला जा रहा है बाहर।
अकॉर्डिंग टू देम 10 साल का बच्चा विल बी इन अ जंग वोक। जंग वोक क्या है? नाजी यूथ ग्रुप्स है जो 14 साल से कम के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। 14 साल के बच्चों को ज्वाइन करनी होगी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिटलर यूथ बोला गया। 18 साल के बच्चों को लेबर सर्विसेज में जाना होगा एंड 18 साल से ऊपर के बच्चों को आर्म्ड फोर्सेज में भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा बांट रखा था इन्होंने अपने स्कूल में कि भैया आप बच्चा 10 साल का हो गया, जंग वोक में आ गया, 14 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 18 साल पार कर दी है, तो पूरा इनने सिस्टम बना रखा था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तुमको तो ले लो, वैसे किताब में ये आपके सामने जंग वोक के पास लिखा हुआ है। हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनी 1922 में, जिसके अंदर आपने अभी देखा ये हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन। 4 years later it was renamed as हिटलर यूथ। क्या समझाया जा रहा है? वॉर की पूजा, एग्रेशन दिखाना है, वायलेंस दिखाना है, डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानना, ज्यूज से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट से नफरत करनी है, जिप्सी से नफरत करनी है, हर एक उस इंसान से नफरत करनी है जो अनडिजायरेबल है। जिप्सी, पॉलिश, रशियन, ज्यूज। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी में चिल्ड्रन को समझाया जाता था कि विमेन एंड मेन आर डिफरेंट, उनकी ड्यूटीज आर डिफरेंट। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी आया है बच्चों कि नाजिज्म में विमेन्स की क्या कंडीशन थी और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या थी, उसको कंपेयर कीजिए। तो दिस इज व्हाट विमेन्स वर ट्रीटेड लाइक इन नाजिज्म, इन नाजी आइडियोलॉजी। दिस इज द आंसर इन द साइड ऑफ नाजिज्म। बॉयज को सिखाया जाता था आपको एग्रेसिव होना है, आपको मैस्कुलिन होना है, स्टील हार्टेड होना है, पत्थर दिल बन के रहना है, रोना नहीं है छोटी छोटी बात पे। गर्ल्स को समझाया जाता था आपको अच्छी माँ बनना है, आपको प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करना है, गर्ल्स को अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, ज्यूज से डिस्टेंस बना के रखना है, घर को देखना है, बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखानी है, पढ़ानी है। ये औरतों का काम हुआ करता था बच्चों। वहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों को कितना आगे रखा गया, उनने प्रोटेस्ट किए, उनने रैलीज चलाई, वो जिकोबिन क्लब में बनी, विमेंस क्लब बनाए उन्होंने। और यहाँ देखो सिर्फ घर संभालना है औरतों को। क्या सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था बच्चों? विमेन जो रेशली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवार्ड्स मिलते थे, ऑनर क्रॉसेस। आपकी बुक में होगा, मैं पिक्चर शायद लगानी भूल गई, ऐसा एक मेडल सा होता था, ऐसा कुछ, वर अवार्डेड टू दोज हु एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। ऐसे लोगों को भी अवार्ड मिलता था जो औरतों को और बच्चे पैदा करने के लिए इन्फ्लुएंस करते थे। और बच्चे उस टाइम पे इसलिए चाहिए होते थे बच्चों क्योंकि आर्मी में जाना है उन बच्चों को आर्मी में जाना है, उनको बहुत बच्चे चाहिए होते थे। सारे आर्यन विमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। भरी सभा में उनकी बेइज्जती होती थी अगर वो आर्यन चिल्ड्रन पैदा नहीं करते थे। उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन तब भी ऐसा होता था। जो आर्यन बच्चों को पैदा कर रही है उनको फ्री आना जाना, मूवी की टिकट्स मिलती थी, उनको अवार्ड्स मिलते थे, और जो नहीं करती थी उनको पब्लिकली बहुत बैश किया जाता था। 4 बच्चे पैदा करोगे तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, 6 बच्चे पैदा करोगे तो सिल्वर मेडल मिलेगा, 8 बच्चे पैदा करोगे तो गोल्ड क्रॉस मिलेगा। यही था ना? हाँ, उससे भी ज्यादा। बेटा ये नाजी आइडियोलॉजी के टाइम का है, बड़े होके तुमने नहीं करना है। कहीं बोलो हमने तो पढ़ा था इतने बच्चे पैदा करेंगे तो मेडल मिलेगा, नहीं, इतना दिल पे नहीं लेना है, ठीक है ना? पहले डिस्क्लेमर दे दूं भैया, जो भी औरतें ज्यूज, पोल्स, रशियंस के साथ कोई भी कांटेक्ट बना के रखती थी तो उनको गंजा करके, मुंह पे काला पोत के, उनके गले में एक पट्टा डाल के जिसपे लिखा होता था आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने अपनी देश की शान मिट्टी में मिलाई है, पहना के पूरे एरिया में घुमाया जाता था। मुंह काला, शेव्ड हेड्स, गले में पट्टा कि मैंने अपने नेशन की शान को मिट्टी में मिलाया है, घुमाया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, एनसीईआरटी पूरी लेके आई हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा है। द नाजी regime used language and media with care and often to great effect. The terms coined to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. नाजी लोग enjoy कर रहे हैं। Nazis
नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर. दे वर वेरी स्मार्ट यार. लोगों को पता ना चले. दे नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर. एनसीईआरटी खोल लीजिए इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस. बल्कि वो मास किलिंग्स को क्या बोलते थे पता है? मास किलिंग करने को चलो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, फाइनल सोल्यूशन कर देते हैं फॉर द ज्यूज. यूथनेशिया फॉर डिसेबल्ड, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शंस, इवैक्यूएशन meant डिपोर्टिंग पीपल. इवैक्यूएट कर दो, लोगों को गैस चैम्बर में भेज दो. आसान आदमी जिसको बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जा रही है वो समझ भी नहीं पाएगा ये हो क्या रहा है उसके देश में. ज्यूज जा कहाँ रहे हैं? कोई तो आर्यन होगा जो इस चीज के खिलाफ होता होगा. उनको पता ही नहीं चलने दिया जाता था. Hitler was very smart. Do you know what the gas chambers were called? They were labeled as disinfection areas. कि तो disinfection areas हैं and looked like bathrooms equipped with fake shower heads. किसी को अंदाजा भी ना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है. Media was carefully used to win support for the regime and popularize its worldview. Media को तो as a puppet इस्तेमाल करते थे उनकी अच्छी अच्छी बातें दिखाने के लिए. Nazi ideas were spread through visual images, films, radio, posters, catchy slogans, leaflets. In posters, groups identified as the enemies of Germans वर स्टीरियोटाइप. जो भी आर्कमिनीज थे उनके एनिमीज थे उनके प्रति पोस्टर्स छापते थे खुलेआम और लोग बल्कि उसको सपोर्ट करते थे. Abused and described as evil, socialists, liberals were represented as weak, degenerated. They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films. फिल्म बनाई गई बच्चों. एक फिल्म थी जिसका नाम था 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है द इटर्नल ज्यू. इटर्नल ज्यू में बताया गया कि ज्यूज कितने गंदे होते हैं. इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा है, इनको कोई भी सपोर्ट ना करे, इनके कोई भी साथ ना दे. ये सारी बातें उसमें बताई गई जिसको लोगों ने काफी सपोर्ट किया. वाओ, ये तो बिल्कुल सही सिखाई गई है क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं ना नाजी आइडियोलॉजी जिसके अंदर ज्यूज तो क्या है, नफरत करनी है उनको. आपको पता है आर्यंस को तो उनको देख के नफरत थी. सामने दिख भी जाते थे तो वो नफरत करते थे उनसे. जो बचपन से सिखाओगे वही बच्चा सीखेगा. With flowing beards, wearing kaftans, where in reality it was difficult to अच्छा देखो क्या किया गया मूवी में ना, उनको सेपरेट दिखाया गया, काफ्तान, बड़ी बड़ी दाढ़ियां. लेकिन इन जनरल ज्यूज आर सिमिलर टू आर्यंस. सिर्फ कलर ही तो डार्क है, बाकी तो इंसान ही है. ऐसे कोई दाढ़ियां, ऐसे कोई काफ्तान नहीं पहनते हैं वो. By their outward appearance, because they were highly assimilated community, they were referred to as vermin, rats and pests. उनको ऐसे होते नहीं है ये तो भैया ये इंसेक्ट्स है, ऐसे ही इनको तो रौंद देंगे. Their movements were compared to those of rodents. कह रहे हैं जैसे चूहा सब खराब कर देता है, कुतर देता है, दीमक खराब कर देती है लकड़ी, वैसे ही ये लोग हैं. ये लोग जर्मनी को खराब कर देंगे. Their movements were compared as rodents. Nazism worked on the minds of people, tapped their emotions and turned their hatred and anger to those marked as undesirable. हिटलर जी ने अपनी बातों से लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया था कि लोग उन्हीं की भाषा बोलते थे. The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. वो कहते थे भाई तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हैं ना, हम सब सॉल्व कर देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम हम पे विश्वास रखो. A Nazi poster attacking Jews. दिखाया जा रहा है कि ज्यूज कैसे, ज्यूज को हम दबा देंगे तो रॉडेंट्स हैं, तो रैट्स हैं. Caption above reads, money is the god of Jews. In order to earn money, he commits the greatest crimes. कह रहा है उनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है. पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे. He does not rest until he can sit on a big sack of money, until he has become the king of money. वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता वो सब कुछ कर सकते हैं. ये सब उनके बारे में गलत 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 इस पिक्चर में दिखाया गया है. Now, what were gas chambers? They were disinfected areas, look like bathrooms. ठीक है ना, bathrooms की तरह लगते थे and fake shower heads इसमें होते थे. चलिए लास्ट टॉपिक है आप लोगों का इस चैप्टर का, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. एज आई प्रॉमिस्ड अभी आपको पूरा करना है. अभी वी आर नॉट इन डिसम्बर, वी आर नॉट इन जनवरी इन विच वी नीड रिविजन. We need to do the chapter full
फ्लेज तरीके से, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर इसको कहानी फॉर्म में लेके आऊँगी, जिससे एनिमेशन से आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा. बट आई गेस दिस इज़ द ईजिएस्ट हिस्ट्री का चैप्टर, ईजिएस्ट. ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ कॉमन पीपल टू द नाजिज्म. बहुत सारे लोग जो थे वो नाजी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे. एंगर सर्ज इनसाइड देम जब भी वो किसी जू को देखते थे. जू के हाउसेस पे ऐसे क्रॉस लगा के आना, इनको ऐसे लिख देना. जेन्युइनली बिलीव दैट नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग. वो आंख बंद करके नाजी आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते थे. नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी सपोर्टर. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्टिव रेजिस्टेंस भी दिखाया. पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ फेस करी उन लोगों ने. मेजॉरिटी पैसिव ऑन लोकर. Pastor Niemöller protested an uncanny silence amongst ordinary Germans against brutal and organized crimes committed in. So basically, he was the man, he actually resisted, but what happened? इनके साथ भी क्या किया गया? इनको भी मारने की धमकी दी गई. अभी क्या था, धीरे धीरे हिटलर जी को पता चल रहा था कि अब उल्टी गिनती शुरू हो सकती है. हेलमुथ की कहानी अब याद करना, जो शुरुआत में मैम ने समझाई थी. अपने माँ बाप को बात करते हुए जो सुन रहा था बच्चा, वो याद करना. Information about the atrocities by Nazi came to the surface only after ending the war and Germany's defeat. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारी, वहां पे उनको डाउट हो गया कि यार पहली भी हार गई, यार दूसरी भी हार गई, कुछ तो दिक्कत चल रही है अंदर ही अंदर. The world came to learn about the horrors of what was happened. आस पड़ोस के देशों में बातें फैलने लगी कि इन लोगों ने ज्यूज जिप्सीज के साथ क्या क्या किया है. Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, Holocaust. तो बेसिकली ज्यूज चाहते थे कि जो जो उनके साथ हुआ वो दुनिया देखे. हमने तो देखा, वो दुनिया को भी धीरे धीरे पता चले. When Germany lost the war, Nazi leadership अभी क्या हुआ, जब जर्मनी हारी ना, तो इन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज को क्या किया, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया कि जाओ आग लगाओ, जाओ सब डिस्ट्रॉय कराओ, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए. कोई कागजात, कोई पेपर, कोई पोस्टर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. जो ज्यूज के प्रति नफरत फैला रहे थे, कुछ भी नहीं सबूत बचना चाहिए. इन्होंने ऐसा बोला. हॉलोकॉस्ट वाज अ सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज. याद आया शुरुआत में, 6 मिलियन ज्यूज नाजी जर्मनी में कोलैबोरेटर्स के द्वारा उनके नाम से मारे गए लोगों को हॉलोकॉस्ट की सिचुएशन कही गई. एंड फाइनली बच्चों, मुबारक हो आपको बहुत बहुत. हमारा नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर इज ऑफिशियली ओवर ऑन यूट्यूब. ओके, सो नाउ लेट्स डू इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस. देखो बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने से पहले मैं पहले ही बोल दूं, मुझे कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स चाहिए आपको. क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप पूछ सकते हैं. और आपको नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट कौन सा चाहिए वो भी बता दो. एवरी मंडे इस चैनल पे 9th का वन शॉट आता है. और साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है, जो कि फास्ट ट्रैक अभी नया नया आया है, जिसे हम सारा सिलेबस करा रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे, जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे लाइव, ऑलमोस्ट डेली, 3 days इन अ वीक हर सब्जेक्ट की क्लास होती है. मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड एसएसटी बाय रीमा मैम, इंग्लिश बाय दीपिका मैम, साइंस बाय आशु सर एंड मैथ्स बाय उशांग सर. तो वो भी आप ले सकते हैं. हमारा पेड बैच, बहुत कम टाइम बचा है, रिवीजन करेंगे, एकदम एग्जाम्स को तोड़ फोड़ के आएंगे, एकदम बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे. तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साइंस एंड फन की ऐप पे. चलिए अब करते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. कह रहे हैं डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस बाय द वीमर रिपब्लिक. तो इफ यू ऑल रिमेंबर, वीमर रिपब्लिक ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी बच्चों. जब ये हारे थे तो वहाँ के जो एम्परर थे उन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया था, एब्डिकेट कर दिया था. उसके बाद एलीट पावर्स ने बहुत ही हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग वर्सलीज की ट्रेडी दे दी थी, जिसकी वजह से वीमर रिपब्लिक को वो साइन भी करनी पड़ी थी. एंड आफ्टर दैट कितना कुछ उन्हें देना पड़ा. 10th ऑफ इस पॉपुलेशन, टेरिटरीज, आयरन, कोल, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया को. तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी इनको बैश किया, काफ़ी इन पे गिल्ट था. 6 बिलियन यूरोस का इन पे लोन था. एंड लोगों ने इसको काफ़ी बोला कि वीमर इज़ नॉट गुड. वीमर के राज में इन लोगों ने कुछ भी नेगोशिएट भी नहीं किया. तो ये प्रॉब्लम्स वीमर के द्वारा फेस की गई. नाइज़म पॉपुलर कैसे हुआ, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी कहा था कि धीरे धीरे जब इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम को यूज़ किया अपनी बातें करने के लिए और लोगों को
एकदम लहलहा दिया अपनी बातों से, तो वो सिचुएशन कहलाई गई इनकी पॉपुलैरिटी का टाइम पीरियड। धीरे धीरे आपको बताना है सारा कि कैसे कैसे वो लोग आगे चले। नाजी थिंकिंग के बारे में आपको बताना है। ये लोग वही आर्यंस वाली बात आ जाएगी, आपके आर्यंस को सुपीरियर रखते थे, ज्यूज को इन्फीरियर समझते थे। एंड नाजी आइडियोलॉजी इनका कंसेप्ट था, जहाँ पे लिविंग स्पेस पे नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते थे एंड ज्यूज को अनवांटेड अनडिजायरेबल मानते थे। कहते थे सिर्फ उन्हीं को जीने का अधिकार है जो फिजिकली एंड मेंटली फिट है। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज। अब आप यहाँ पे बताएंगे सारा का सारा वो चेंजेस कि इन्होंने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को मान लिया कि ये लोग स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये लोग तो भैया जीसस क्राइस्ट को मारने वाले हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, क्राइम कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मर्डर कर सकते थे। एंड यही इन्होंने लोगों को समझाया। इनको ब्लेम किया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 में हारने का कारण भी ये लोग ही थे, इन लोगों ने ही धोखा किया। तो ये सब इनके खिलाफ फैला दिया गया। रोल ऑफ विमेन बताना है कंपेयर करते हुए, कि मैंने आपको बीच में ही समझा दिया था बच्चों कि यहाँ पे विमेन का रोल कैसा है और वहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में विमेन का रोल कैसा था। ये पीपीटी आपको साइंस एंड फन की ऐप में मिल जाएगी लेक्चर अपलोड होने के साथ साथ ही, तो ये पीपीटी ज़रूर अपलोड कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है, इसमें सारा नोट्स भी है। और हाँ, मैं ये पीपीटी टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, साइंस एंड फन 9th 10th 11th का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप काफ़ी देर से ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, नाजिज्म, आपको मिल जाएगी ये पीपीटी। ठीक है। इन वॉट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक द एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, वो स्वास्तिक सिंबल वाली मीटिंग्स, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, लोगों को अच्छे अच्छे प्रोमिस करना, लोगों को आश्वासन दिलाना मैं जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा, मैं जितना भी आपने खोया है उतना ढूंढ के वापस ले आऊँगा। ये सारी बातें इन्होंने इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया भाई, कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। लोग इतने बुद्धू थे वो समझ भी नहीं पाए कि कर क्या रहे हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं कमेंट्स में। अभी साथ साथ मैं सबसे सही आंसर को पिन कर दूंगी। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप इसका आंसर कमेंट्स में देंगे। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट एंड पिन करवाऊंगी इसी वीडियो के नीचे। मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स रिकॉर्डेड वर्जन, आप इसको रोक के कर सकते हैं। सेकेंड, रीच टैग रेफर्स टू व्हाट। रीच टैग क्या था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, रीच टैग क्या था? आंसर करना है जल्दी जल्दी। हाँ चलिए। थर्ड, व्हाट बेस्ट, अच्छा इस पीपीटी में भी मैं आपको आंसर सारे मार्क करके दूंगी। व्हाट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ द रेड बैनर विद द स्वास्तिका सिंबल। ये क्या दिखाता था? मैं अभी आपकी क्लास एंड करके इस पीपीटी में सारे आंसर्स मार्क कर दूंगी सो दैट यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने क्या किया? बार्बरिक वॉर, गुरिल्ला वॉर, सिविल वॉर या जीनोसाइडल वॉर? क्या किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में? What among the following became a mass movement during the Great Depression? क्या बन गया? नाजिज्म, मास वेस्टिंग, रीडिंग मैनिया, रेनिएसेंस। आई एम सॉरी, अब पता चल गया बच्चों को मैम को ही बोलना नहीं आ रहा। इट मीन्स ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है मैम, क्योंकि बच्चे आर वेरी चालाक ब्रो। ओके, we have 10 questions. Okay. 6, which act among the following established, अच्छा कौन सा एक्ट डिक्टेटरशिप लेके आया था? कौन सा एक्ट इसमें से डिक्टेटरशिप लेके आया था? कमेंट्स में आंसर नहीं कर रहे होगे तो पिटाई लगेगी। पॉज कर करके आंसर करना है। 7, which among the following was the most infamous film that was made to create hatred for Jews? ज्यूज के प्रति नफरत फैलाने वाली कौन सी मूवी का नाम क्या था? आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में अभी बताइए, चप्पल पड़ेगी, जैसे आजकल बड़ी फेमस हो रही है ना भाई? बहुत गलत बात हुई है वो, बहुत गलत बात। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चे बहुत चेंज हो गए हैं, पहले के बच्चे बहुत चेंज हो गए थे। वो चीज़ हंसी मजाक वाली है नहीं, क्योंकि हम आज भी अपने किसी टीचर को
अगर रास्ते पे देख लेते हैं तो हम उनके पास भाग के जाते हैं कि मैम आपने हमें पहचाना क्या। लेकिन अब बच्चों में वो रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, मैं ये देख के बड़ा हैरान होती हूँ। बहुत चेंज आया है। हम तो 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन में चलो आए हुए अभी 1 साल हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में आई एम टेकिंग क्लासेस सिंस 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स, एंड मैंने खुद भी बहुत चेंजेस देखे हैं। आई डोंट नो, हम लोग जितना फ्रैंक होते जा रहे हैं बच्चे कुछ ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस चीज़ को शायद। अब वो हरकत करके उस बच्चे, उस टीचर का कुछ नहीं गया, उस बच्चे का गया। उस बच्चे ने अपनी दिखाई हैसियत कि क्या कर रहा है, वो कैसी परवरिश है, क्या हुआ है। चलिए सही आंसर देना है। हाँ, Who amongst the following offered chancellorship to Hitler? हिटलर को chancellorship की पोस्ट किसने दी थी? चर्चिल, गोएबल्स, हेल्मुथ या हिंडनबर्ग? पढ़ाया था, सब पढ़ाया है। During the Second World War, who had waged the genocidal war and through which technique? किसने genocidal war को लेके आया था और कैसे? Who were the two groups which fought the Second World War? Second World War लड़ने वाले दो ग्रुप्स कौन से थे बच्चों? तो ये 10 आंसर्स आई विल बी चेकिंग योर्स इन माय कमेंट सेक्शन। नाउ इसी पीपीटी में आपको मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। यस, ये कंप्लीट लेक्चर है बच्चों, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। आपको कोई एनसीईआरटी मतलब कोई एक्स्ट्रा किताब से क्वेश्चन आंसर्स करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के बाद, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि सब कुछ फीचर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, कम्युनिटीज जिनको क्लासिफाई किया गया अनडिजायरेबल्स, यूएसए इनिशियली नहीं जाना चाहता था वॉर में लेकिन बाद में क्यों गया, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ नाजी जर्मनी टुवर्ड वुमेन, डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए, हिटलर्स की हॉस्टिलिटी कैसी थी ज्यूज के प्रति, एक्सप्लेन कीजिए, नाजी पॉलिसी को स्कूल्स कैसे, उनने स्कूल्स में क्या क्या चेंजेस लाए। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी पीपीटी में मिल जाएंगे। मैंने जान के स्क्रीनशॉट नहीं ली, पीपीटी भी तो डाउनलोड करोगे तुम लोग। तो बस आई होप आपको पूरा चैप्टर ऑफ नाजिज्म क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो इसको दोबारा देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ इसी में से आएगा। एवरीथिंग, दिस चैप्टर, दिस लेक्चर वुड बी इनफ फॉर MCQs, फॉर NCERT questions, for extra questions, for PYQs, whatever you say, for the notes, for the NCERT, for the new words, for the pictures. I have explained each and everything in this lecture. I hope you like the session. कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिख देना। नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट कौन सा चाहिए अगले मंडे वो बता देना। बस कीप लविंग। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस सेशन को लाइक कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बच्चों, पढ़ते रहना है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।